चलिए आज हम करते हैं जो इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन 135। अब बीच के कुछ सेक्शन है वो होल्डर पे रखते हैं। अभी जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन है वही कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 135 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मान के चलिए दे के जाएगा नंबर, या तो एमसीक्यू में दे के जाएगा, और अगर किस्मत अच्छी रही तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अच्छा आएगा, बड़े लेवल का क्वेश्चन आएगा। टॉपिक का नाम है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर का नाम सीएसआर, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, सीएसआर बोलते हैं इस टॉपिक को। अच्छा, नाम से क्या लग रहा है कि ये सीएसआर एक्टिविटी में क्या होता होगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। माइक पे कंपनी सर रिजर्व में से पैसे निकालती है 2% का, ताकि जो नुकसान होता है कंपनी करती है ताकि लोगों को बेनिफिट भी होता रहे। नुकसान किस चीज का? कि मतलब पोल्यूशन तो होता ही है हाँ। फैक्ट्री से। अभी देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोसाइटी के टूवर्ड्स भी बनती है। भाई देखो, आपने बिजनेस में पढ़ा ना, बिजनेस के लिए क्या चाहिए? 5M, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, ठीक है, और माइंड, मैंने मार्केट, सॉरी। तो बेसिकली पांचों चीजें कहां से आती है? ये सोसाइटी से आती है। आपके पास जो लेबर आती है वो कहां से आती है? सोसाइटी से। पैसा कहां से आता है? सोसाइटी से। आप माल कहां बेच रहे हो? सोसाइटी के अंदर। तो जब सोसाइटी से इतना कुछ मिल रहा है तो इन टर्न आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चैरिटी, डोनेशन। अब एक चीज समझो बेटा, अगर मैं ये कह दूं कि करना चाहिए, रिक्वेस्ट है आपसे, तो कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। आपकी मर्जी, ठीक है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, आपको पता है ज्यादातर बनिए, तुम्हें पता है पैसे खर्च वैसे ही नहीं होते हमसे, ठीक है। सबसे ज्यादा चैरिटी भी हम करते हैं और सबसे ज्यादा पैसे भी हम बचाते हैं। तो यहां पर रिक्वेस्ट नहीं करनी। अब ये कहता है कि अगर आप एक बड़ी कंपनी हो, सोसाइटी से इतना कुछ कमा रहे हो, तो बदले में इन टर्न आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। इस टॉपिक को नाम दे दिया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज की भी क्या होती है? एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसके टुवर्ड्स? सोसाइटी के टुवर्ड्स। ओके, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो सीएसआर के दायरे में आती है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 1, इससे एमसीक्यू आ सकता है। कौन सी कंपनी सीएसआर के दायरे में आती है? हर वो कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या इससे ज्यादा है, 1000 करोड़ या इससे ज्यादा है, या फिर जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, या फिर जिसका नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ या इससे ज्यादा है। तीनों में से एक भी कंडीशन अगर पूरी हो गई तो आपकी कंपनी सीएसआर के दायरे में आ जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर? ओके, जो कंपनी इस दायरे में आ गई, तीनों में से एक भी कंडीशन, ध्यान रखना, और तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो सीएसआर के दायरे में आ गए। अब ऐसी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सच कंपनी शेल कॉन्स्टिट्यूट यानी कि फॉर्म सीएसआर कमेटी। अच्छा, ये कमेटी में कौन होते हैं? डायरेक्टर ही होते हैं। तो फिर इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों नहीं बोलते? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब है सारे डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? सारे डायरेक्टर। कमेटी का मतलब क्या है? सारे डायरेक्टर में से कुछ डायरेक्टर एक पर्टिकुलर काम के लिए एक कमेटी बना देंगे। तो कमेटी जो होती है उसमें डायरेक्टर ही होते हैं, बट ये डायरेक्टर सारे ना होके क्या होंगे? कुछ डायरेक्टर जो एक पर्टिकुलर काम को संभालेंगे। तो आपको एक सीएसआर कमेटी बनानी है। इसमें कितने डायरेक्टर होंगे? ठीक है, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सभी कंपनियों में होना जरूरी नहीं होता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है ये भी तुम्हारे सिलेबस में इसकी डेफिनेशन नहीं है।
बट मैं आपको बताता हूं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब है जिसके अंदर कंपनी के ज्यादा शेयर्स ना हो, जिसके पास, जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ना हो, यानी कि जिसकी रोटी है ना कंपनी से नहीं चलती। अगर मेरी रोटी इस कंपनी से चलती है और उस कंपनी के अंदर कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो मैं कंपनी के खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि इस कंपनी से मेरी रोटी चलती है। और अगर मैं कंपनी के ऊपर मैं कंपनी से इंडिपेंडेंट हूं तो मैं वही बोलूंगा जो सच होगा, चाहे वो कंपनी के फेवर में, चाहे वो कंपनी के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो सभी कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता। तो जिन कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता वहां पर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, कोई भी 2 डायरेक्टर हो। इफ नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फिर कोई भी 2 डायरेक्टर हो। ओके अगर फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी क्या होती है बेटा? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो भैया आपका एक सेक्शन 380 सबसेक्शन 1 क्लोज डी के अंदर एक पर्सन का आपको नाम देना पड़ता है जो इंडिया में आपको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। एक तो ये हो गया, प्लस एनी वन पर्सन जो ऑथोराइज्ड हो, एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय इन दिस बिहाफ, ऑथोराइज इन दिस बिहाफ। एक तो ये हो गया जो इंडिया में आपको रिप्रेजेंट करेगा, और एक कोई भी एक बंदे का नाम और दे दो हमें। ये 2 बंदे इस कमेटी में होने जरूरी है। ओके, अब ये कहते हैं इस कमेटी का काम क्या है, ये कमेटी करेगी क्या? हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है तुम्हारा। शेड्यूल 7 आएगा जब ये सेक्शन खत्म होगा, तो लास्ट में शेड्यूल 7 है, ये है लिस्ट, ये क्या है? लिस्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज, कि आपकी कंपनी को सोसाइटी के लिए क्या क्या काम करने हो सकते हैं, लिस्ट दे रखी है। जैसे गरीबों को पढ़ाना, गरीबों का इलाज फ्री में करवाना, ठीक है, गरीबों को खाना खिलाना, तो लिस्ट दे रखी है, इसे बोलते हैं CSR एक्टिविटीज। शेड्यूल 7 में लिख रखा है आपको सिर्फ यही एक्टिविटीज करनी है, इनके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो ये CSR कमेटी क्या करेगी? CSR कमेटी का काम है शेड्यूल 7 को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी के लिए CSR पॉलिसी बनाना। CSR कमेटी टू फॉर्म CSR पॉलिसीज, आपको CSR पॉलिसीज बनानी होती है। ठीक है, आपको रेकमेंड करना है, रेकमेंड अमाउंट फॉर CSR एक्टिविटीज, कि CSR एक्टिविटी से कितना पैसा खर्च करना है ये आपको रेकमेंड करना है। किसको रेकमेंड करना है आपको? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुप्रीम बॉडी होती है मैनेजमेंट के हिसाब से, तो आपको रेकमेंड करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि हमें इस एक्टिविटी पर इतना पैसा खर्च करना चाहिए। तो पॉलिसी कौन बनाएगा? फॉर एग्जांपल हमें गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा खर्च करना है। ओके, कितना पैसा खर्च करना है ये कौन सजेस्ट करेगा? CSR कमेटी। और एक मॉनिटरिंग, कि टाइम टू टाइम नजर रखो कि हमारी पॉलिसी जो है वो सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, हमें पॉलिसी को अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मॉनिटरिंग का काम, मॉनिटरिंग ओवर CSR एक्टिविटीज, इसके ऊपर नजर रखना, ये काम भी आपका है। ओके, ये होती है CSR कमेटी। CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड टू फॉर्म CSR कमेटी। अगर इफ जितना पैसा CSR एक्टिविटी पे खर्च करना है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इफ CSR एक्सपेंस इज नॉट मोर देन ₹50 लाख, आपको CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको 40 लाख रुपए खर्च करने हैं तो CSR कमेटी की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब मुझे CSR की पॉलिसी नहीं बनानी, अमाउंट खर्च नहीं करनी, कहता वो तो करनी है, CSR कमेटी नहीं बनानी। तो फिर CSR पॉलिसी कौन बनाएगा? अमाउंट कितनी खर्च करनी है ये रेकमेंड कौन करेगा? और मॉनिटरिंग कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल एक्ट लाइक CSR कमेटी। तो जब बेटा कोई भी कमेटी नहीं होती ना तो कौन एक्ट करता है?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर सीएसआर कमेटी नहीं बना रखी है आपने तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये सारे काम करने पड़ेंगे। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद सीएसआर पॉलिसी बनाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद डिसाइड करेंगे हमें कितना पैसा खर्च करना है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद मॉनिटर करेंगे अपनी सीएसआर एक्टिविटीज को। पॉइंट क्लियर? ये लाइन, एक तो ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर सीएसआर का खर्चा 50 लाख से ज्यादा नहीं जा रहा है तो फिर सीएसआर कमेटी की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर लेंगे काम। पॉइंट क्लियर? आगे देखो, पैसा कितना खर्च करना है, अमाउंट टू बी यूज्ड या एक्सपेंडेड ओवर सीएसआर एक्टिविटीज। सीएसआर एक्टिविटीज पे पैसा कितना खर्च करना है, तो यहां पर लिखा हुआ है एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल लो, आपका 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल लो। कितना निकाल लिया, उसका 2% एटलीस्ट। एवरेज नेट प्रॉफिट निकालो ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। ओके, निकाला, उसका 2% एटलीस्ट। ज्यादा खर्च करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, 2% आपको कम से कम खर्चा करना है। तो मान लीजिए मेरा लास्ट 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट जो 9 करोड़ आ रहा है, तो 2% कितना हुआ, 18 लाख। तो 18 लाख आपको क्या करना है, हर साल खर्च करना है। ठीक है, अब बताओ अगर अमाउंट 18 लाख है तो ये 50 लाख से क्या है, कम है। तो इस केस में सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर लेंगे क्या करना है, क्यों खाम खा खर्चा पालना। पॉइंट समझ में आ गया? ओके, ये बात ध्यान रखना, 2 बातें ध्यान रखना। एवरेज नेट प्रॉफिट में अगर आपकी कोई ब्रांच इंडिया से बाहर की है, अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी इंडिया से बाहर की है, तो उसका प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना, वो लॉजिक दूंगा मैं। इसमें इंक्लूड नहीं करना है, डू नॉट इंक्लूड द प्रॉफिट ऑफ ओवरसीज ब्रांच। ओवरसीज मतलब फॉरेन, ओवरसीज ब्रांच और सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, ओके। इसके अंदर डू नॉट इंक्लूड द डिविडेंड इनकम ऑफ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135। ये दोनों टॉपिक बड़े अच्छे टॉपिक है, इससे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन या एमसीक्यू बन सकता है। समझो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए मेरी कंपनी का प्रॉफिट जो है हमारी कंपनी का वो 7.2 करोड़ है। ठीक है, इसमें से 20 लाख का प्रॉफिट जो है वो फॉरेन ब्रांच का है, प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन ब्रांच। बताओ क्या ये इंक्लूड करना है, नहीं करना। 50 लाख का प्रॉफिट जो है वो फॉरेन सब्सिडरी से है, इंक्लूड करना है, नहीं करना। पहले इन दोनों को समझते क्यों नहीं। ये कहता है कि जो पैसा आपने इंडियन सोसाइटी से कमाया है उसका कुछ पोर्शन आपको क्या करना चाहिए, इंडियन सोसाइटी के ऊपर खर्च करना चाहिए। जो प्रॉफिट मैं बाहर कमा रहा हूं उसमें बताओ मैंने इंडियन सोसाइटी का क्या यूज किया, कुछ भी यूज नहीं किया, तो उसे इंडियन सोसाइटी पे क्यों खर्च करूं। अगर मैंने यहां पर पैसा यूज किया तो कहां का यूज किया है, रिसोर्स यूज किया तो कहां का यूज किया, फॉरेन का। सही बात है ना, तो उसको एक्सक्लूड करना है। अभी हम आगे एक लाइन पढ़ेंगे कि सीएसआर एक्टिविटी में जो एक्टिविटीज भी आपको करनी है ना वो कहां करनी है, वो इंडिया में करनी है, इंडिया से बाहर पैसा खर्च नहीं करना है आपको। क्यों, क्योंकि इंडियन रिसोर्स को यूज किया ना, तो पैसा भी कहां खर्च करना है, इंडिया में। कहता है फिर इस हिसाब से जो पैसा मैंने इंडिया से बाहर अर्न किया है उसका भी हक इंडियन सोसाइटी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। कहता नहीं जाएगा, बिल्कुल एक्सक्लूड कर दो। अब समझिए कि एक तीसरा पॉइंट क्या कहता हूं मैं कि सर ये जो कंपनी है ना, ए लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, ए लिमिटेड कंपनी है जिसका ये प्रॉफिट कितना आ रहा है, 7.2 करोड़। इस ए लिमिटेड कंपनी ने 30 करोड़ के शेयर खरीद रखे हैं, परचेज्ड शेयर ऑफ पी लिमिटेड कंपनी। अच्छा, और ये कंपनी भी सेक्शन 135 के दायरे में आती है। 135 के दायरे में आती है, इसका मतलब क्या,
इस कंपनी को भी सीएसआर के ऊपर पैसा खर्च करना होता है। जो ये नेट प्रॉफिट कमाएगी उसका 2% उसको क्या करना है, सीएसआर पे खर्च करना होता है। कहता हाँ, इस कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया 10 लाख रुपए का, रुपीज 10 लाख का क्या आया, डिविडेंड आया फ्रॉम पी लिमिटेड कंपनी। कहता है ये सब लेस हो जाएगा। अब बताओ क्यों लेस किया, थर्ड को उसने खर्च कर दिया, नेट प्रॉफिट मान लो उसका नेट प्रॉफिट आया 10 करोड़ का, उसने 2% खर्च कर दिया, तो 2% का एक तरीके से टैक्स जो है किसके ऊपर लग चुका है, किस पे लग चुका है, पी पे लग चुका है ना 2% का टैक्स। अब उसने 10 लाख रुपए का डिविडेंड दे दिया, किसको, ए लिमिटेड कंपनी को। तो ए लिमिटेड कंपनी के नेट प्रॉफिट में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया, डिविडेंड आ गया, बट इसके ऊपर 2% का चार्ज लग चुका है, नहीं लग चुका। अगर मैं इसको अपने 7.2 करोड़ में इंक्लूड करके उसका 2% निकालूं तो 10 लाख रुपए के ऊपर 2% का टैक्स और लग गया। ये तो क्या हो गया, कास्केडिंग इफेक्ट हो गया एक तरीके से टैक्स के ऊपर। ये तो नहीं होना चाहिए ना, समझ में आया। जब इस 10 लाख रुपए के ऊपर 2% की डिडक्शन हो चुकी इस कंपनी ने करके, फिर मुझे डिविडेंड दिया ना, 2% कट चुके ना इसमें सोसाइटी के नाम पे, तो मैं इसको अगर अपने नेट प्रॉफिट में इंक्लूड कर लूंगा तो 2% फिर कटेंगे। ये तो गलत बात है, सही बात है ना। तो ये 3 चीजें इसलिए लेस होती है बेटा। इस पे एमसीक्यू आ सकता है। ये आपको एक फिगर देंगे, फिर बताएंगे कि इस कंपनी से इतना प्रॉफिट मिला है, इस ब्रांच से इतना प्रॉफिट आया है, और फिर कहेंगे कंप्यूटेशन करके दिखाओ नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज। पॉइंट सब में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी लॉस में है, 3 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी क्या है, कंपनी इज इन लॉस, तो आप सीएसआर कमेटी का क्या करोगे भाई, कैन बी डिसॉल्व्ड। तो आप सीएसआर कमेटी को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। कहते ये बात समझ में नहीं आई, क्या समझो बेटा, एग्जांपल लो इसका। ये मेरी कंपनी की टाइमलाइन है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में मेरी कंपनी ने ऑनलाइन बिजनेस किया कोविड टाइम में और बहुत प्रॉफिट हुआ सर। मेरी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो चला गया था 6 करोड़। तो मुझे बताओ क्या मेरी कंपनी के ऊपर सीएसआर की लायबिलिटी आती है? बिल्कुल आती है सर। सीएसआर की 3 कंडीशन है, टर्नओवर, नेटवर्थ और नेट प्रॉफिट। पहली कंडीशन क्या है, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा टर्नओवर होना चाहिए, नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा हो गया। बाकी कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरी कंपनी ने यहां पर क्या बनाई होगी, सीएसआर कमेटी आपने बनाई होगी, बिल्कुल बनाई होगी सर, मैंडेटरी है। अब आ जाओ फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 22-23, फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। अब कंपनी लॉस में है या फिर कहिए कंपनी नॉट फॉलिंग, कंपनी एग्जांपल है कंपनी इन लॉस या कंपनी नॉट फॉलिंग इन सेक्शन 135 क्राइटेरिया, और भी लिख देता हूं, नॉट फॉलिंग इन सेक्शन 135 क्राइटेरिया। समझिए अभी इसका मतलब क्या है। इस साल हमारी कंपनी जो है उसका नेट प्रॉफिट जो है वो 4 करोड़ है, 5 करोड़ से कम हो गया। मैं ये मान के चल रहा हूं टर्नओवर भी कम है, नेटवर्थ भी कम है। तो बताओ क्या मुझे यहां पर सीएसआर एक्टिविटी पे पैसा खर्च करना है? बताओ कितना खर्च करूं? एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%। बट अगर ये कंपनी लॉस में हो तो, अच्छा इस साल नेट प्रॉफिट कितना है, 2 करोड़। इस साल नेट प्रॉफिट कितना है, 1 करोड़। तो लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर तक मेरी कंपनी क्या है, सेक्शन 135 के क्राइटेरिया से बाहर जा रही है। तो क्या मुझे ये सीएसआर कमेटी बनानी है? सीएसआर कमेटी तब बनानी है जब खर्च करना हो। जब खर्च ही नहीं करना तो आप इसे क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। 1 साल लॉस हो गया, सीएसआर कमेटी डिसॉल्व कर दे, नहीं अगले साल क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। अभी क्यों डिसॉल्व करो सर, 3 साल हो गए,
3 साल से लगातार हम 135 के क्राइटेरिया से बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना, तभी सीएसआर एक्टिविटी करनी है जब सीएसआर के अंदर फॉल करते हो। अगर मैं फॉल ही नहीं कर रहा हूं लगातार 3 साल हो गए तो मेरे को सीएसआर एक्टिविटी करनी नहीं है। तो जब सीएसआर एक्टिविटी नहीं करनी है तो कमेटी का करोगे क्या? पॉइंट सब में आया? ओके, आगे अगला पॉइंट, पैसा कितना खर्च करना है? 2%। ये ऊपर लिखवा दिया था ना, हाँ। अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कितना पैसा खर्च करना है सीएसआर एक्टिविटीज पे? एटलीस्ट 2%। कम से कम कितना पैसा खर्च करना है? 2% खर्च करना है ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। कोई दिक्कत इसमें? ये तो रिपीट हो गया। सर मैंने कम खर्च कर दिया, ज्यादा खर्च कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है, एक्सेस स्पेंट या फिर डेफिसिट। एक्सेस स्पेंट या डेफिसिट स्पेंट। सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं कि ये आ रहा है कि मुझे खर्च करना है 10 करोड़ खर्च करना है। एग्जांपल, मुझे कितना पैसा खर्च करना है? 2% 10 करोड़ आ रहा है। सपोज करो मेरी कंपनी का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है 500 करोड़ आ रहा है, तो उसका 2% कितना बना? 10 करोड़। मुझे 10 करोड़ खर्च करने हैं, मैंने एक्चुअल में खर्च कितना कर दिया? 12 करोड़ खर्च कर दिया। तो पहली तो बात तो बताओ, क्या मेरे को पेनल्टी लगनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? आपने कहा कम से कम 10% खर्च करना है, मैंने 12 कर दिया। तो 12 क्यों कर दिया? सर हमारी कंपनी ने ये डिसाइड किया था हम गरीब बच्चों के लिए क्या बनाएंगे? ऑर्फनेज। जो गरीब अनाथ बच्चे उनके लिए क्या बनाएंगे? ऑर्फनेज बनाएंगे। अच्छा, ऑर्फनेज कितने का बन जाएगा? अच्छा, ऑर्फनेज कितने रूम का बनाऊं? 2 रूम का, 3 रूम का? कैसी बात देखो सर, कितने बच्चे अनाथ हैं? बहुत सारे। तो हमने सर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है जिसके अंदर हमने ऑर्फनेज बनाया है। सर वो बिल्डिंग का बजट कितना है? 12 करोड़। तो बताओ 10 करोड़ खर्च करने थे, मैंने 12 करोड़ खर्च कर दिए, 2 करोड़ क्या कर दिए? एक्स्ट्रा कर दिए खर्च। तो सही किया होगा, ठीक बात है। या रोक दूं बिल्डिंग का काम कि हमें तो 10 खर्च करने थे, ओ माय गॉड 10 तो हो गए खर्च और आगे खर्च नहीं करते, तो ऐसा तो नहीं करना ना। तो यहां पर ये कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा खर्च करना चाहो तो कर सकते हो, हम आपको एक चॉइस देते हैं। अब देखो 2 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, कहता कर दिया गरीबों पे लग रहा है कोई बात नहीं, बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो आप नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर तक इस 2 करोड़ को क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में आप इसे क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर लो। सेट ऑफ क्या मतलब समझ में आया? अगले साल कितना पैसा खर्च करना है? कहता सर अगले साल भी 10 करोड़ ही खर्च करना था। कहता 8 कर लेना क्योंकि 2% 2 करोड़ आपने एक्स्ट्रा खर्च कर रखा है। आगे बात समझ में? जैसा इनकम टैक्स में होता है, सेट ऑफ अलाउड है कितने साल में? 3 फाइनेंशियल में। ये बात एमसीक्यू में के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? ओके। खर्च कितना करना था? 10 करोड़ करना था, आपने कितना खर्च किया? 8 करोड़ खर्च किया। 2 करोड़ आपने कम खर्च किया। अब 2 करोड़ खर्च कम क्यों किया है भाई? सबसे पहले तो इसका रीजन बताओ कि आपने कम खर्च क्यों किया। रीजन, इसका रीजन बताओ। एक्चुअली सर जो ये पैसा है वो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पर खर्च हो रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पर खर्च हो रहा है। अदर रीजन, कहता मैं कुछ समझा नहीं। सर हमारी कंपनी ने डिसाइड किया हम ऑर्फनेज बनाएंगे। हाँ ठीक बात है, बहुत अच्छी बात। कम से कम कितना पैसा खर्च करना था? 10 करोड़, ठीक है। अब बिल्डिंग बनाने के लिए इस साल में खर्चा कितना हुआ है? 8 करोड़ हुआ है। कितना खर्चा हुआ? 8 करोड़। कितना खर्च करना चाहिए था? 2 करोड़ कम क्यों हुआ? क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट एक दिन का नहीं है कि गरीब बच्चे बुलाए, खाना खिलाया, जाओ, हो गया खर्च। ये बिल्डिंग बनने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो बिल्डिंग बनने में टाइम लगेगा तो खर्चा भी उसी के हिसाब से होगा। हमें करना है 10 करोड़ खर्चा करना है, बट इस साल तक जितनी बिल्डिंग बनेगी उतनी तो पेमेंट करेंगे, फालतू थोड़ी पेमेंट कर देंगे। तो ये जो खर्चा है वो किस लिए? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए। कहता ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? जो एक लेंथ ऑफ द टाइम पर चलता है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने गरीब बच्चों का इलाज करवाना है, तो कोई बच्चा बीमार है उसके इलाज के लिए पेमेंट कर दी, हो गया पेमेंट खत्म। वो कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थोड़ी है। हमने कहा कि हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे, चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो ये तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो गया। ये थोड़ी है हॉस्पिटल बनाएंगे और अगले दिन हॉस्पिटल बन गया। हॉस्पिटल बनने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। स्कूल बना रहे, स्कूल बनाने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ऑर्फनेज बना रहे तो ऑर्फनेज बनाने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है ना। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं होता, पहले तो ये समझो, नॉट मोर देन 3 ईयर्स। अगर आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना चाहते हो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। ठीक बात है। और अगर आपने पैसा खर्च करना है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पर, तो जैसे ही एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हुआ, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हुआ, उसके 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, आपको क्या करना है? एक रिजर्व बनाना पड़ेगा। एक रिजर्व बनाना पड़ेगा, इसे हम बोलेंगे अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट या फंड शैल बी मेड बाय कंपनी। ये कंपनी बनाएगी और आपको ये पैसा कहां ट्रांसफर करना है? बाकी जो रिमेनिंग मनी है, जो डेफिसिट अमाउंट है, वो यहां ट्रांसफर कर दो। डेफिसिट अमाउंट क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो यहां। ये कंपनी के बैंक अकाउंट से क्या हो गया? सेपरेट। मतलब ये 2 करोड़ रुपया, 10 करोड़ खर्च करना था ना जी, 8 करोड़ हमने खर्च कर दिए, 2 करोड़ हम अगले साल या उससे अगले साल खर्च कर देंगे, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे। जैसे बिल्डिंग का काम आगे सरकेगा, 2 करोड़ रुपए और खर्च हो जाएंगे। तब तक ये पैसा हम अलग अकाउंट में रख देते हैं। ये पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट में रहेगा तो कंपनी उसको यूज कर सकती है। कंपनी इस पैसे को यूज ही नहीं कर रही। समझ में आ गई बात? आज नहीं तो कल खर्च हो जाएगा। 30 दिन में पैसा कहां ट्रांसफर कर दो? यहां पर ट्रांसफर कर दो, क्योंकि यह पैसा आपका नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया? उसके बाद ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है, ये कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए बताओ? 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड स्पेंड सीएसआर अमाउंट विद इन 3 ईयर्स। विद इन 3 ईयर्स, 3 साल में ये काम करो। 2 बातें सर कर दिया, ओके है। 3 साल में बिल्डिंग बन गई, जितना पैसा खर्च करना था उतना पैसा खर्च कर दिया हमने। सर नहीं कर पाए, ठीक है, किसी वजह से वो बिल्डिंग अटक गई, किसी ने स्टे ले लिया, गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ और प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 3rd फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 3rd फाइनेंशियल ईयर। अब 3rd क्यों उठाया? क्योंकि मैक्सिमम कितने साल में करना था कंप्लीट? 3 साल। 3 साल पूरे हो गए, उसके 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, अब ये अमाउंट कहां ट्रांसफर करो? ट्रांसफर द अमाउंट। एक गवर्नमेंट का अकाउंट बना हुआ है, गवर्नमेंट का अकाउंट बना हुआ है, अनस्पेंट सीएसआर फंड। ये कौन किसका है? ये गवर्नमेंट, मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। ये आपका बनाया हुआ नहीं है, ऊपर आपका बनाया हुआ था, ये मेंटेन किसने किया हुआ? मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंटेन कर रखा है जी। यहां ट्रांसफर कर दो ये पैसा। आपसे खर्च नहीं हो रहा, आप किसको दे दो? गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट खर्च कर देगी। पॉइंट समझ में आया? तो या तो आप खर्च कर दो, आपसे खर्च नहीं हो रहा है तो किसको दे दो? गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट के सीएसआर फंड में डाल दो पैसा, गवर्नमेंट इसको खर्च कर देगी। क्लियर? गवर्नमेंट की तो बहुत स्कीम चलती है गवर्नमेंट की, वहां खर्च हो जाएगा। ये नोट हो गया? सर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, हम खर्च नहीं कर पाए, हम खर्च नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो फिर तुमसे खर्च नहीं हुआ है तो एक काम करो, जिस दिन एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हुआ है, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, उसके 6 मंथ के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये पैसा कहां ट्रांसफर कर दो? गवर्नमेंट के खाते में। ट्रांसफर द अमाउंट या रिमेनिंग अमाउंट टू, बोलो, सीएसआर फंड। सीएसआर फंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, अनस्पेंट कह दो, चाहे नॉर्मली सीएसआर फंड ही बोलते हैं इसको। सीएसआर फंड मेंटेन्ड बाय, हाँ, मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। लो जी, यहां ट्रांसफर कर दो। यहां पर एमसीक्यू आएगा, देख लेना दिए,
क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सी अनस्पेंट सीएसआर फंड में कब पैसा ट्रांसफर करना है और कितने टाइम में। तो अगर वो प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो 30 दिन के अंदर अंदर, तीसरे साल एक्सपायर होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर। और अगर अदर रीजन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो एंड ऑफ फाइनेंशियल के 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के बाद। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। ये पैसा आपको खर्च करना है। कितना पैसा खर्च करना है? एक्सेस खर्च कर दिया तो क्या होगा, डेफिसिट खर्च किया तो क्या हो गया, ये सारी बात हो गई। ओके, अब अगला पॉइंट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे एमसीक्यू वाले टॉपिक बनते हैं इस पे जल्दी जल्दी। इस टॉपिक का नाम है इंपैक्ट असेसमेंट, इसी का ये पार्ट ही है, इंपैक्ट असेसमेंट। अगर आपकी कंपनी में एवरेज सीएसआर खर्चा, आपकी कंपनी जो है वो 135 के दायरे में आ रही है, ऑब्वियस सी बात है, और आपका जो एवरेज सीएसआर एक्सपेंस है लास्ट 3 फाइनेंशियल का वो 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो हर वो प्रोजेक्ट, एवरी प्रोजेक्ट जो आप रन कर रहे हो, जिसको कंप्लीट हुए, जो कंप्लीट हो चुका है 1 साल कंप्लीटेड, और इसको कंप्लीट हुए कितना टाइम हो गया है, 1 साल हो गया है। ओके, और जिसमें मिनिमम कितना पैसा इन्वेस्ट है, 1 करोड़। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1 करोड़। ठीक है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा एक पर्सन को, एक अथॉरिटी को अपॉइंट, पर्सन जो क्या करेगा, हर वो प्रोजेक्ट जिसको कंप्लीट हुए हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो चुका है, और जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, कम से कम 1 करोड़ की, उसकी क्या करेगा, इंपैक्ट असेसमेंट करेगा। इसका क्या करेगा, इंपैक्ट असेसमेंट करेगा। काइंड ऑफ ऑडिट, काइंड ऑफ ऑडिट। एक चीज समझिए बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपैक्ट, असर। तो मान लीजिए मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट पे कंपनी ने 3 करोड़ रुपए लगा दिए। ठीक है, अच्छा वो प्रोजेक्ट अपने बाद में आगे अपने आप चलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गरीब बच्चों के लिए हॉस्पिटल बना दिया, चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दिया एक बार में, तो आगे जब रनिंग पे चलेगा, डॉक्टरों की फीस वगैरह, उस हॉस्पिटल को मेंटेन करने के पैसे और लगेंगे नहीं लगेंगे, लगेंगे। तो क्या मुझे वो आगे चलाना चाहिए हॉस्पिटल? अगर उसका फायदा मिल रहा है, सोसाइटी को मिल रहा है, तो चलाओ। अगर लग रहा है कि उसका कोई फायदा सोसाइटी को नहीं मिल रहा, तो स्कीम को क्या कर दो, बंद कर दो, दूसरे में पैसा लगाओ। पॉइंट समझ में आ रहा है? कौन बताएगा कि उसका फायदा सोसाइटी को मिल रहा है नहीं मिल रहा? एक इंडिपेंडेंट बंदे को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, ये इस प्रोजेक्ट का आके क्या करेगा, इंपैक्ट असेसमेंट करेगा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल है। अगर इसकी इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में आ गया कि इस प्रोजेक्ट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं मिल रहा सोसाइटी को, तो ये अपनी रिपोर्ट में डाल देगा। तो गवर्नमेंट का क्या ऑर्डर आएगा कि इस प्रोजेक्ट को क्या कर दो भैया, बंद कर दो, पैसा किसी और प्रोजेक्ट पे लगा लो। जैसे टाटा है, टाटा ग्रुप, अब मुझे बताओ टाटा ग्रुप के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग वो 135 में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा भाई साहब। ठीक है, और टाटा ग्रुप ने क्या क्या बना रखा है, चैरिटेबल स्कूल भी है उनका, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स भी है, काफी सारी चीजें हैं। तो ये क्या अलग अलग प्रोजेक्ट है इनके। तो इंपैक्ट असेसमेंट में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी आएगी, एक इंडिपेंडेंट पर्सन आएगा, इंडिपेंडेंट पर्सन, एजेंसी, जिसको कंपनी अपॉइंट करती है। किस लिए? कि आप इंपैक्ट असेसमेंट करो, आप बताओ हमें कि जो प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, जिसको बने हुए 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो गया, और जिसमें कम से कम हमारा 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है, उसका कोई इंपैक्ट आ रहा है? अगर आ रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं आ रहा तो हम इसको डिसकंटिन्यू करके किसी और प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये है पॉइंट, इंपैक्ट असेसमेंट। तो यहां से एमसीक्यू क्या आएगा, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी कंपनी में जो एवरेज सीएसआर एक्सपेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा। पॉइंट, पहली कंडीशन पूरी। अगर मेरी कंपनी में सीएसआर एक्सपेंडिचर एंड ऑन एन एवरेज बेसिस 10 करोड़ से कम हो रहा है, तो इंपैक्ट असेसमेंट का पॉइंट ही नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर? अब उसके बाद आपको प्रोजेक्ट को हिस्सों में बांटना है। आपके कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? सर हमारे 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके? सर 8 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके, 2 अभी चल रहे हैं।
तो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए क्या? वो तो अभी बने ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं हुए। 8 तो कंप्लीट हो चुके और 2 पे अभी काम चल रहा है, तो उनका इंपैक्ट आएगा? आएगा ही नहीं। चलो, अब उन 8 प्रोजेक्ट में से कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको कंप्लीट हुए 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो चुका है? कहता है सर 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो चुका है, बाकी 5 प्रोजेक्ट अभी अभी पूरे हुए हैं। तो बेटा जो चीज अभी अभी बनी है उनका इंपैक्ट अभी आना शुरू हो जाएगा। जिनको बने हो कम से कम 1 साल हो गया तब तो पता लगेगा इंपैक्ट का। तो सिर्फ वही प्रोजेक्ट उठाने हैं जिनको कंप्लीट हुए 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो गया हो। समझ में आ गई बात? अच्छा चलो, इन 3 प्रोजेक्ट में से कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ लगी हुई है? कल सिर्फ 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट लगी हुई है। तो इंपैक्ट असेसमेंट उसी की होगी। जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उसकी इंपैक्ट असेसमेंट करने की जरूरत नहीं होती। पॉइंट क्लियर? अब बात उठती है कि ये भाई साहब ये सैलरी तो लेगा ना, रेम्युनरेशन लेगा ना, क्योंकि एक तरीके से ऑडिटर है। अब ऑडिटर रेम्युनरेशन लेगा या नहीं लेगा? लेगा। तो इसको रेम्युनरेशन कितना देना है? कहता है इसका जो मैक्सिमम रेम्युनरेशन है वो क्या जाएगा? 2% ऑफ CSR एक्सपेंस। जितना CSR एक्सपेंस करना है उसका 2% और ₹50 लाख, और ₹50 लाख विच एवर इज हायर। मैक्सिमम रेम्युनरेशन इतना ही देना है, इससे ज्यादा रेम्युनरेशन आप नहीं दे पाओगे। पॉइंट क्लियर? इससे ज्यादा फीस नहीं देनी आपको। ठीक है? तो आपका CSR एक्सपेंस सपोज करो जाता है 15 करोड़ का, तो 2% कितना हुआ? 30 लाख रुपए। तो मैक्सिमम फीस कितनी देनी है? 30 लाख और 50 लाख विच एवर इज हायर 50 लाख। मैक्सिमम कितनी फीस देनी है? 50 लाख। इससे ज्यादा फीस आपको नहीं देनी है। पॉइंट क्लियर? आगे आओ। एक टॉपिक आता है इसमें एडमिन ओवरहेड्स या एडमिन एक्सपेंसेस। ये कह रहा है सर आपने कहा CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। फिर ये कमेटी टाइम टू टाइम मीटिंग भी करेगी। हाँ करेगी ना। किस लिए मीटिंग करेगी? CSR पॉलिसी बनाने के लिए। कितनी अमाउंट हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेकमेंड करनी है, फिर टाइम टू टाइम डिस्कशन करने के लिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पैसा खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कम खर्च कर रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी तो रखनी है ना। तो इनकी टाइम टू टाइम मीटिंग होगी। अच्छा तो सर एक बात बताओ, इस कमेटी में जो आपने डायरेक्टर अपॉइंट कर रखे हैं उनको रेम्युनरेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कमेटी की मीटिंग में आएंगे तो रेम्युनरेशन लेंगे या नहीं लेंगे? अच्छा इस मीटिंग को होल्ड करने के लिए खर्चा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जैसे एक जगह बुक करना, अगर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही हो जाए तो बहुत बढ़िया, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं हो रही कहीं और है तो किराया लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। उस मीटिंग को होल्ड करने का भी तो खर्चा लगेगा। पॉइंट है सर। ठीक है। अब सपोज करो मेरी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आया 6 करोड़। 6 करोड़ का 2% कितना हुआ? 12 लाख। तो हमारी कंपनी को कितना पैसा खर्च करना है CSR एक्टिविटी के ऊपर? 12 लाख रुपए खर्च करना है। तो जो ये CSR कमेटी बनानी है उनको रेम्युनरेशन भी देना है? बिल्कुल। इनकी मीटिंग पे भी खर्च लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो सर ये जो खर्चा है ये इस 12 लाख को इंक्लूड करता है या नहीं करता है? 12 लाख में ये खर्चा इंक्लूडेड है नहीं है? सोच के बताओ। इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि CSR एक्टिविटीज के लिए कमेटी किस लिए बनाई है? स्पेशली इस पर्पज के लिए। तो खर्चा मेरा क्यों लग रहा है? CSR के लिए लग रहा है ना, तो ये खर्चा इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंसेस या एडमिन एक्सपेंसेस जो है आर टू बी इंक्लूडेड इन CSR एक्सपेंस। तो जितना CSR एक्सपेंस करना है उसके अंदर इंक्लूड करके है। ठीक बात है ना। अब वो कहता है सर 12 लाख खर्च करने थे और ये जो कमेटी के अंदर डायरेक्टर हमने अपॉइंट किया है और जो इनके मीटिंग का खर्चा वो पूरे साल का हुआ है 5 लाख रुपए हुआ है। 12 लाख खर्च किया करना था, 5 लाख का खर्चा हुआ। वाह। तो फिर तो समझ में आ रहा है कि 5 लाख रुपए खर्च कर दिया आपने। कहता हाँ कैसे? कहा सर ये जो मीटिंग है ना ताज होटल में जाके करते थे। तो साल में उन्होंने डिसाइड किया था हर महीने हम एक मीटिंग करेंगे CSR एक्टिविटीज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, और हम ताज होटल में मीटिंग करेंगे। तो आना ही था बेटा। सोसाइटी के लिए खर्च करना है बेटा, तुम्हें खुद के ऊपर खर्च थोड़ी करना है। ये तो फॉर्मेलिटी होगी कि 12 लाख खर्च करने ना, 12 लाख हम अपनी आइशिप करेंगे। काम करें मॉरिशस में जाके करेंगे यार मीटिंग। यहाँ दिमाग काम नहीं करता इंडिया, इंडिया में पोल्यूशन ही बहुत है यार। तो चलते मॉरिशस में जाते, बीच में बैठ के आराम से सोचेंगे कि क्या करना चाहिए इंडिया के अंदर सोसाइटी के लिए। तो कर दें क्या लाओ? नहीं ना। बट ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 5% ऑफ CSR एक्सपेंस। क्या समझ में आया? यानी कि 95% आपको किस पे खर्च करना पड़ेगा? सोसाइटी के ऊपर। 5% जो एडमिन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और उससे ज्यादा हो गए तो वो तुम्हारे पल्ले से लगेंगे। CSR एक्टिविटी में मैक्सिमम कितना कर सकते हो?
5%, इससे ज्यादा नहीं। लॉजिक क्लियर हो गया? तो ये वाली बात भी एमसीक्यू में आ जाती है। पॉइंट क्लियर? अब उसके बाद सीएसआर एक्टिविटीज। सीएसआर एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, ये कहां स्पेसिफाइड है? स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन, एग्जांपल लिखता हूं मैं, एजुकेशन सोसाइटी के हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। आपके अकॉर्डिंग ये सीएसआर एक्टिविटी में आता होगा या नहीं आता होगा? आता होगा जी, एटसेट्रा। जिंदल, जिंदल ग्रुप का नाम सुना आपने, जैसे जीएसएल, तो आपके अकॉर्डिंग जीएसएल सीएसआर एक्टिविटीज में आती है सेक्शन 135 में? बिल्कुल, बड़े आराम से आती है सर। टर्नओवर भी 1000 करोड़ से ज्यादा है, नेटवर्थ भी 500 करोड़ से ज्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो सर उनको भी सीएसआर एक्टिविटी करनी होती है। हाँ, तो उन्होंने क्या कर रखा है? जिंदल हॉस्पिटल बनाया हुआ है, जिंदल स्कूल बना रखा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आज कंपनी ये कह दे कि सिर्फ जिंदल हॉस्पिटल में किसका इलाज होगा? जो जिंदल के इंप्लॉइज है और उनकी फैमिली है। जिंदल हॉस्पिटल में कौन पड़ेगा? सिर्फ वही पढ़ेंगे जो जिंदल इंडस्ट्री के इंप्लॉई हैं और उनकी फैमिली वाले बंदे, वही उन्हीं को एजुकेशन इम्पार्टिंग मिलेगी। तो बताओ, क्या ये सीएसआर एक्टिविटी है? नहीं है। तो सीएसआर एक्टिविटी में क्या क्या चीजें कवर नहीं होती? जो एक्सक्लूसिव बेनिफिट किसके लिए है? एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय एंड फैमिली, क्या ये इंक्लूड कर लूं? बट एक बात बताओ सर, क्या मैं या मेरी फैमिली सोसाइटी में नहीं आती? एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप, अगर जिंदल वाले आज एक हॉस्पिटल बना देते हैं, कहते हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल है, बहुत ही नॉमिनल रेट पे इलाज होगा, लगभग मान के चलो फ्री में इलाज होगा, तो उसका फायदा किसको मिल रहा है? सोसाइटी को। तो उसमें अगर आपकी कंपनी का इंप्लॉई अपनी फैमिली मेंबर को लेकर जाता है तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने ये कह दिया इसमें सिर्फ हमारे इंप्लॉई जा सकते हैं, उनकी फैमिली जा सकती है, फिर तो आप फायदा किसको दे रहे हो? अपने इंप्लॉई को। अच्छा, एक बात, प्रोविडेंट फंड का नाम सुना हुआ है? ग्रेचुटी का, ठीक है, ईएसआई का, इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, सुना ना, बोनस टू इंप्लॉई, हाँ, तो ये मैं दे रहा हूं, तो ये क्या मैं सोसाइटी को नहीं दे रहा? एक्टिविटीज इंप्लॉई को दे रहे हो। कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज या आपके ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन है, वो कभी भी सीएसआर के दायरे में नहीं आती, ये कभी भी सीएसआर के दायरे में नहीं आएगी। जैसे मैं इनकम टैक्स पे करता हूं, करना ही है। अब बताओ, मैं टैक्स पे करता हूं तो सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है ना। और अगर मैं जीएसटी पे करूं तो सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। कहता मैं कर तो रहा हूं, कहता भाई साहब ये तो करना ही है। कहता मैं इंप्लॉइज के लिए पीएफ देता हूं, इंप्लॉइज को बोनस देता हूं, कंपलसरी है भैया तुम्हारे लिए। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज को सीएसआर एक्टिविटीज के दायरे में नहीं लिया जाएगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इंडिया से बाहर हो, एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ये भी कवर नहीं होगी। क्यों नहीं कवर होगी? रिसोर्स तो इंडिया का यूज कर रहा है, तो इंडिया से बाहर सीएसआर एक्टिविटीज नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैं इंडिया से बाहर गरीब बच्चों के लिए क्या बनाऊंगा? हॉस्पिटल बनाऊंगा, ताकि वहां के बच्चों को, जैसे अफ्रीका, अफ्रीका में कहते हैं भुखमरी बहुत है, कहते हैं हाँ जी बहुत है, वहां पर बनाना चाहता हूं गरीब बच्चों के लिए स्कूल, इंडिया में कम है, पहले इंडिया वालों को संभाल ले। सही बात है ना? ओके, प्रेफरेंस किसको देनी है? गिव प्रेफरेंस टू लोकल एरिया, गिव प्रेफरेंस टू लोकल एरिया। लोकल एरिया का मतलब क्या हुआ बेटा बताओ? नहीं नहीं, इंडिया तो बहुत बड़ा हो गया, इंडिया से बाहर तो हो ही नहीं सकता, उसको तो भूल ही जाओ। जेएसएल वाले अगर आज स्कूल बनाएंगे गरीब बच्चों के लिए तो सबसे पहले कहां बनाना है? हिसार में बनाना है, क्योंकि आपकी कंपनी कहां की सिचुएटेड है? हिसार की। तो लोकल एरिया को प्रेफरेंस देनी है। मेडिकल हॉस्पिटल बनाना है तो कहां बनाना है? हिसार में। कसर हिसार में ऑलरेडी स्कूल बहुत है, हॉस्पिटल बहुत है, तब आप बाहर जाओ, तब आप बाहर के एरिया में जाओ। प्रेफरेंस किसको देनी है? लोकल एरिया को प्रेफरेंस देनी है बेटा। क्लियर है? ठीक है। और ये सारा लगभग टॉपिक अपना क्या होगा? कंप्लीट होगा। शेड्यूल 7 की लिस्ट पढ़नी बाकी है अपनी। क्लियर है इसमें? आओ अब इस टॉपिक को बुक में देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान के चलो एग्जाम में 5-6 नंबर दे के जाएगा। कितने सारे तो एमसीक्यू बन रहे हैं देखो इसमें। ठीक है, चले आगे, आओ बुक में आ जाओ। सेक्शन 135 पे आना सीधा।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं नंबरिंग करवा रहा हूं, उस नंबरिंग के हिसाब से पढ़ना है बेटा, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग दे रखा, मीनिंग वगैरह का कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं है। सीएसआर पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, नेट प्रॉफिट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये यहाँ पर इस पेज पे आ जाओ। विच कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमेटी, मोस्ट एमसीक्यू के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी कंपनी को सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी? एवरी कंपनी सेल कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमेटी, ठीक है, इंक्लूडिंग होल्डिंग सब्सिडरी एंड फॉरेन कंपनी, ठीक है, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या इससे ज्यादा हो, या टर्नओवर 1000 करोड़ या इससे ज्यादा हो, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा हो। ये जो वर्ड है ये है कंसोलिडेटेड, जिसकी कंसोलिडेटेड नेटवर्थ कितनी हो? 500 करोड़। क्या मतलब हुआ? इंक्लूडिंग आपकी सब्सिडरी कंपनी, आपकी ब्रांच, बट वो कहां के होने चाहिए? इन इंडिया, ठीक बात है ना। तो ये कंसोलिडेटेड वर्ड है, तो आपकी कंसोलिडेटेड नेटवर्थ अगर 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट टर्नओवर 100 करोड़ 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा है, या कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपके ऊपर सीएसआर कमेटी बनाने का कंपलसरी ऑब्जेक्शन आएगी, सॉरी ऑब्लिगेशन आ जाएगी। एवरी कंपनी इंक्लूडिंग होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ये तो फिर से वही आ गया, हर कंपनी को बनाना पड़ेगा इंक्लूडिंग होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। प्रोवाइडेड डेट नेटवर्थ का मतलब क्या है? इनको छोड़ो, आगे चलो सीधा। एक्सेप्शन, ये दूसरे नंबर पर। कौन सी कंपनी को सीएसआर कमेटी नहीं बनानी पड़ेगी बताओ? अगर सीएसआर एक्सपेंस नॉट मोर देन ₹50 लाख है तो फिर सीएसआर कमेटी की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ये रोल प्ले कर लेंगे। देखो, वेयर अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, ठीक है, तो सीएसआर कमेटी की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। तो फिर फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? फंक्शन परफॉर्म्ड डिस्चार्ज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सीएसआर कमेटी में कौन कौन होगा भाई? हाँ, सीएसआर कमेटी में कौन होगा बताओ भाई? 3 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर और 1 इंक्लूडिंग एमडी, 3 और मोर डायरेक्टर आउट ऑफ एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पहली रिक्वायरमेंट होगी। सर हमारी कंपनी में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो भाई कोई भी 2 डायरेक्टर, 2 और मोर डायरेक्टर्स, ठीक है। सर मेरी कंपनी जो है वो फॉरेन कंपनी है, मेरी कंपनी जो है, अच्छा प्राइवेट कंपनी में मेरे 2 डायरेक्टर है तो 2 डायरेक्टर, ये तो ऊपर ही आ चुका। सर मेरी कंपनी फॉरेन कंपनी है तो फिर आपको डायरेक्टर कितने अपॉइंट करने हैं? 2 पर्सन, डायरेक्टर नहीं 2 पर्सन, क्योंकि फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर कहां बैठे होंगे? फॉरेन में, वो इंडिया में तो आएंगे नहीं पॉलिसी बनाने के लिए, खर्च करने के लिए, तो 2 बंदे। एक तो बंदा हो गया सेक्शन 380 सबसेक्शन 1 क्लोज डी वाला, ये इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव होता है आपका, और एक अनदर पर्सन जो आप नॉमिनेट कर दोगे, ऑथोराइज कर दोगे। 2 बंदे दे दो हमें, ठीक है। तो क्या क्या लिखा हुआ है? सीएसआर कमेटी में कौन कौन होएगा? 2 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एंड आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर हमारी कंपनी में आईडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो एनी 2 डायरेक्टर, कोई भी 2 डायरेक्टर्स। सर मेरी कंपनी तो फॉरेन कंपनी है, तो भाई फॉरेन कंपनी है तो एक बंदा तो जो इंडिया में आपका रिप्रेजेंटेटिव है, सेक्शन 380 सबसेक्शन 1 क्लोज डी में कंपलसरी होता है ये बंदा। जब भी एक फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है तो आरओसी को बताना पड़ेगा कि इंडिया में हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ठीक है। एक तो ये हो गया, प्लस में एक कोई भी एक नॉमिनेशन और दे दो, एनी नॉमिनेशन, कोई एक नॉमिनी और दे दो। ये 3 रिक्वायरमेंट है सीएसआर कमेटी के लिए। कोई दिक्कत इसमें? आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में हमेशा जाता है कि हमारी सीएसआर कमेटी में कौन कौन है, ये वेबसाइट पे भी प्लेस होता है। पहला, दूसरा, 3 पॉइंट हो गए ना। 4th पॉइंट, ये इसकी ड्यूटी क्या है सीएसआर कमेटी की? करेगा क्या ये? लो, रेकमेंड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीएसआर पॉलिसी। हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताते हैं कि हमें कौन सी सीएसआर एक्टिविटी पे पैसा खर्च करना है और कितना पैसा खर्च करना है,
और साथ में हम नजर रखते हैं कि हमारी CSR पॉलिसी इफेक्टिव है या नहीं है और उसको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पॉइंट क्लियर? ओके। उसके बाद में हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितना पैसा खर्च करना है CSR एक्टिविटी पे? बताओ कितना पैसा खर्च करना है? एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। गिव प्रेफरेंस टू लोकल एरिया, लोकल एरिया को प्रेफरेंस देनी है। फिर उसके बाद जैसे पहले हिसार, हिसार नहीं है तो फिर हिसार के आसपास की जगह, फिर उससे भी बाहर नहीं है तो आसपास के स्टेट, और आसपास के स्टेट में भी जरूरत नहीं है तो फिर पूरे इंडिया में कहीं भी। ठीक है, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लगेंगे, हाँ, शैल नॉट एक्सीड 5%। MCQ सेपरेट फॉर टोटल CSR एक्सपेंडिचर। इफ कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, अगर कंपनी ये पैसा खर्च नहीं कर पाती है तो बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करना है? रीजन बताओ पहले तो। नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट, क्यों नहीं खर्च किया भाई? ठीक है, ओके। अगर ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, रीजन क्या है? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो भाई आप एक काम करो, ट्रांसफर सच अनस्पेंट अमाउंट। ठीक है, अनलेस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, दो बातें होंगे ना। रीजन क्या हो गया? तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं होगा। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रीजन नहीं है, यानी खर्च करना था और आपने खर्च नहीं किया, तो एक काम करो, ये अनस्पेंट अमाउंट फंड में ट्रांसफर कर दो, शेड्यूल 7 के, गवर्नमेंट मेंटेन करती है जो, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑन द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कोई दिक्कत इसमें? ओके। कंपनी ने अगर एक्सेस खर्च कर दिया हो तो फिर आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेस अमाउंट को। ठीक है, सो फॉर सच नंबर ऑफ सक्सीडिंग ईयर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। कितना प्रिस्क्राइब्ड है? 3 फाइनेंशियल ईयर में सेट ऑफ कर सकते हो। आगे आओ। अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट परसुएंट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अगर रीजन हो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तो हाँ, फिर एक काम करो, इसको ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर बाय द कंपनी विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू स्पेशल अकाउंट ओपन्ड बाय द कंपनी इन दिस बिहाफ, जिसको हम क्या बोलेंगे? अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। यहां ट्रांसफर कर दो, और ये अमाउंट आपको कितने साल में खर्च करनी है? अमाउंट शैल बी स्पेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन ट्रांसफर किया है उसके 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको ये पैसा क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर पाए तो फेलिंग, तो फिर 3 साल जहां पर खत्म हो गए उसके नेक्स्ट 30 days के अंदर अंदर का ट्रांसफर कर देना। द कंपनी शेल ट्रांसफर द सेम टू फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 3rd फाइनेंशियल ईयर। अब ये कितना टिपिकल टॉपिक है देखो, तो यहां पर इसको कैसे करेंगे? देखो, अमाउंट कितनी कंट्रीब्यूट करनी है CSR के लिए? हाँ, अमाउंट टू बी स्पेंट एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। इसमें कोई दिक्कत? दो बातें, स्पेंट हाँ ना। सर खर्च कर दी, खर्च नहीं की, खर्च नहीं की, क्यों नहीं खर्च की? क्या ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है? हाँ या ना? सर हमने पैसा इसलिए खर्च नहीं किया क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। तो फिर एक काम करो, जितना पैसा खर्च करना है उसको विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसे कहां ट्रांसफर करो? ट्रांसफर इन अनस्पेंट CSR अकाउंट मेंटेन्ड बाय कंपनी। यहां ट्रांसफर कर दो, और इस पैसे को खर्च करना है कितने टाइम में? स्पेंड विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल में खर्च करो। कोई दिक्कत इसमें? सर अगर ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है और हमने पैसा खर्च नहीं किया तो भैया अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दो? ट्रांसफर द अमाउंट
इन CSR अकाउंट मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, कितने दिन में, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक सर, कर दिया खर्च, एक्सेस कर दिया, एक्सेस कर दिया तो सेट ऑफ कर लो यार इन नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। कुछ नहीं होगा, फिर नहीं होगा, फिर एक्सेस मत करो। हम तो कह रहे हैं एटलीस्ट ना खर्च करना है, ठीक है। डेफिसिट किया है तो, डेफिसिट किया है तो ये रहा रीजन क्यों डेफिसिट किया है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो यहां, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो यहां। सर 3 साल हो गए नहीं खर्च हुआ, तो इफ नॉट स्पेंट इन 3 फाइनेंशियल ईयर, फिर इसे कहां ट्रांसफर करेंगे, नेक्स्ट 30 डेज में। 30 डेज कहां से, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ, हाँ, एक्सपायरी ऑफ 3rd फाइनेंशियल ईयर, इसे कहां ट्रांसफर कर दो, हाँ, CSR अकाउंट मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, हो गया ये पॉइंट। आगे आओ, ये बातें रिपीट कर रखी है इन्होंने, तो अभी दोबारा पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। आगे आओ, पहले कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, अपने 5 हो गए ना। आओ, छठा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। ये एमसीक्यू के लिए अच्छा है, ये भी जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी वाले थे ना एमसीक्यू, उसके लिए आ जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन मिक्स होके आ जाएंगे इसमें। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और ये कैलकुलेट होगा सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 198 में डायरेक्टर की रेम्युनरेशन कैलकुलेट करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट कंपनी एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, बट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। इसमें इंक्लूड क्या नहीं करना, ये है इंपॉर्टेंट बात। प्रॉफिट फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरसीज ब्रांच, फॉरेन ब्रांच, ठीक है। वेदर ऑपरेटेड एज सेपरेट कंपनी और अदरवाइज, इसका मतलब क्या हुआ, सब्सिडरी, सब्सिडरी कि हमारी इंडिया से बाहर ब्रांच है, हो सकता है वो सब्सिडरी कंपनी हो, क्योंकि अपने यहां पर सब्सिडरी कंपनी इज नॉट ब्रांच, पर फॉरेन के अंदर सब्सिडरी कंपनी को भी क्या बोला जाता है, ब्रांच बोल दिया जाता है। तो कहता है वो एक सेपरेट कंपनी के तौर पे है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ब्रांच कहां पर है, वो फॉरेन में है। और अगर आपको कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है एक ऐसी कंपनी से जो कवर्ड है किसके अंडर, सेक्शन 135 में, तो कास्केडिंग इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए ना बेटा, ठीक बात है, तो उसे इंक्लूड नहीं करना। ठीक हो गया ये पॉइंट भी। आगे आओ, 7 नंबर, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो शेड्यूल 7 में कवर्ड है। देखो, इरेडिकेटिंग हंगर, इरेडिकेटिंग मतलब रिमूव, भुखमरी, गरीबी, मल न्यूट्रिशन, इनको हटाना, प्रमोट करना हेल्थ केयर को, ठीक है, एटसेट्रा। प्रमोटिंग एजुकेशन, ठीक है, प्रमोटिंग जेंडर इक्वेलिटी, लड़का लड़की एक समान, ठीक है। एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पॉल्यूशन वगैरह के ऊपर काम करना, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, ओके। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज वगैरह में क्या आ गया, जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, ये नेशनल हेरिटेज में आता है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा चाहिए उतना गवर्नमेंट को, तो इनके लिए पैसा आ गया, ठीक है। बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्स वेटरन्स, शहीदों की फैमिली के लिए, आर्मी के बेनिफिट के लिए, हाँ तो करो ना, बहुत अच्छी बात है। ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट, रूरल स्पोर्ट का एग्जांपल कबड्डी, कबड्डी किसमें आता है, रूरल स्पोर्ट के अंदर आता है। तो आजकल वो आता है ना, देखा होगा आपने, जैसे आईपीएल होता है वैसे प्रो कबड्डी लीग आने लग गई है, तो वो प्रमोट ही तो कर रहे हैं, नहीं तो कबड्डी जैसा गेम तो खत्म ही हो जाता। नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स, क्रिकेट वगैरह, पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक स्पोर्ट्स, इनके लिए पैसा खर्च करना है। अब बताए इंडिया के अंदर 140 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन है बेटा, बट ओलंपिक में जब मैच अपने गेम होते हैं, एक गोल्ड के लिए तरस जाते हैं। क्यों, क्या इंडिया में खिलाड़ी नहीं है, बट वही बात है, खिलाड़ी की प्रैक्टिस के लिए, उनकी डाइट के लिए उनके पास पैसा नहीं है,
जैसे अपने हरियाणा के अंदर पहलवान बहुत है, बट वही बात है ना, पहलवान फिर भैया खाना पीना उनको पूरा चाहिए, बादाम घी वगैरह ये डाइट चाहिए, पैसा ही नहीं है उनके पास में, बेचारे गरीब गरीब लोग होते हैं। फिर ऊपर से क्या होता है, मान लो पहलवानी कर रहे हैं, पहलवानी करेंगे तो काम धंधा कब करेंगे भाई, प्रैक्टिस पूरी चाहिए ना, और काम धंधा नहीं करेंगे तो सैलरी कहां से आएगी। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है हम खर्च करेंगे, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, तो अगर वो स्पोर्ट्स कोटे में उनका एडमिशन होगा तो गवर्नमेंट कहती है आपके डाइट का, रहने का, खाने पीने खर्चा हमारा। और आपने देखा होगा कोई अगर गोल्ड गोल्ड लेके आता है तो गवर्नमेंट उसको क्या देती है, जॉब देती है, किसी को डीएसपी बना दिया। अभी जैसे इंडियन टीम जीत के आई है क्रिकेट मैच, तो उसमें दीप्ति शर्मा है, इसको क्या बना रखा है, डीएसपी बना रखा है, ठीक है ना, किसी की रेलवे में जॉब लग गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनको एनकरेज कर रही है, भैया तुम स्पोर्ट्स के अंदर देश का नाम रोशन करो, टेंशन मत लो, कहते लो इनके खर्च, इनके लिए हम खर्चा कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसमें पैसा खर्च कर दो। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, स्लम एरिया डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, कहीं पर बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गई, वहां पर उसको डेवलप करने के लिए पैसा खर्च करना है, एटसेट्रा। ठीक है, आगे आओ। यहां पर एक पॉइंट दे रखा है, यहां पर एक पॉइंट दे रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ द सीएसआर पॉलिसी मस्ट बी रिलेटेबल टू शेड्यूल 7। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो भी आपकी सीएसआर एक्टिविटी होगी वो शेड्यूल 7 से ही रिलेटेड होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ओके, आइटम एनलिस्टेड इन शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 में जो हमने लिस्ट ले रखी है, ठीक है, ये इलिस्ट्रेटिव है, ये इलिस्ट्रेटिव है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे ना, जैसे कि आर्म फोर्स के बेनिफिट के कैसे काम कैसे खर्च करना है, नेशनल हेरिटेज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये एग्जांपल है, आप इसको वाइड कर सकते हो, बट आप इस लिस्ट से बाहर नहीं जा सकते। जैसे भुखमरी मिटाने में क्या होता होगा बताओ मेरे को, खाना बांट दो, ये मैं कोई ऐसा काम कर दूं जिसमें कि खाना बांटने के बजाय ना उनको मैं एम्प्लॉयमेंट दूं, तो ये एम्प्लॉयमेंट वाले में आ गया। यहां पर एम्प्लॉयमेंट का ही पॉइंट मिलेगा, एडुकेशन, ये रहा वोकेशन स्किल स्पेशली अमंग चिल्ड्रन वुमन, जो बूढ़े लोग हैं इनके लिए, ताकि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट ले सके। तो कहता है बहुत तरीके, बट काम फोकस एरिया इस पे होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब पोल्यूशन के ऊपर काम कैसे करना है, पोल्यूशन पे काम करने की तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाना। अब दिल्ली के अंदर पोल्यूशन ज्यादा है, कोई कंपनी कहती है कि हम सर वो लगाना चाहते हैं, एयर प्यूरीफायर लगाना चाहते हैं जो हॉस्पिटल्स वगैरह उनके अंदर, कर लो। तो एयर प्यूरीफायर क्या करेगा बताओ, हवा को प्यूरीफाई करेगा, तो पोल्यूशन वाले में काउंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हॉस्पिटल में लगा रहे हो तो फायदा ही है ना। स्कूलों में लगाना चाहते हैं हम बड़े बड़े एयर प्यूरीफायर, कहता है हम फ्री में लगाएंगे ताकि बच्चे जो क्लास में पढ़ रहे हैं उनकी तबीयत खराब ना हो, पोल्यूशन वाले में आ जाएगा ये। कहता है ये जो लिस्ट है ना ये इलस्ट्रेटिव है, इलस्ट्रेटिव का मतलब एग्जाम्पल है, ठीक बात है ना। आगे आओ, ध्यान रखना, मैराथन वगैरह के बारे में सुना आप लोगों ने, मैराथन है, अवार्ड शो है, चैरिटेबल कॉन्स्टिट्यूशन है, एडवर्टीजमेंट है, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है, ये कभी भी क्वालिफाई नहीं होते सीएसआर एक्सपेंडिचर में। ये एमसीक्यू के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है। मैराथन पता है ना, कहते हैं उससे बताओ सोसाइटी का क्या भला होगा, क्या चीज सोसाइटी में उसमें कितने बंदे दौड़ते हैं, कंपनी स्पॉन्सर करती है उसको बेटा। मैराथन से कोई सीएसआर एक्टिविटी नहीं होगी, स्पेसिफिकली मना कर रखा है। वन ऑफ का मतलब क्या, एक बार दौड़ा दिया साल में तो क्या हेल्थ बन जाएगी बताओ। एक तो ना कि हम रेगुलर हेल्थ पे काम करते हैं, ठीक है, रेगुलर मैराथन करवाते हैं तो फिर बात ठीक है, चलो तुम हेल्थ पे काम कर रहे हो, ये क्या है वन ऑफ इवेंट, ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी एक्ट, स्टैट्यूट और रेगुलेशन सच एज लेबर लॉ वुड नॉट काउंट एज सीएसआर एक्सपेंडिचर, ये भी सीएसआर एक्टिविटी में नहीं आएगी। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ये करना ही पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना, जीएसटी पे करना, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग लेबर्स को बेनिफिट देना, बोनस देना, ये तो उसमें आ गया, ठीक बात है। ये भी आ गया, आगे आओ, ठीक है। पेनल्टी कितनी लगेगी याद करना है तो कर लो बेटा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन by of the government, central government may give such general or special direction to company or class of company as it consider necessary to ensure the compliance of the provision of this section। गवर्नमेंट स्पेशल डायरेक्शन दे सकती है।
व्हाट इज नॉट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमेटी, ये तो आ चुका, रिपीट है, 50 लाख वाला पॉइंट है, रिपीट हो गया, इसको काट दो। ठीक है, आगे आते हैं हम, अभी जो कुछ नहीं पढ़ा है वो एक बार होल्ड पे है, इस पे पीछे आ जाओ। ये नोट हो गया। हम्म, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इंपैक्ट असेसमेंट वाला पॉइंट कहां गया भाई? चलो, अब बीच में जो एक दो पॉइंट छोड़े थे पहले उसको देखते हैं। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। आओ कंटेंट, अब ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं एमसीक्यू मार्क करवाता रहूंगा। लिस्ट ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम कहां स्पेसिफाइड है? ये शेड्यूल 7 में होने चाहिए, शेड्यूल 7 में। ठीक है, और इंपैक्ट असेसमेंट कब होनी चाहिए ये आगे बता रखा है। लो जी, इस पैराग्राफ में ये लिख रखा है कि जो सीएसआर पॉलिसी है वो शेड्यूल 7 से बाहर नहीं जानी चाहिए, और कौन कौन से प्रोजेक्ट की इंपैक्ट असेसमेंट होगी वो आगे बताया गया है। ड्यूटीज ऑफ बोर्ड इन रिलेशन टू सीएसआर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या ड्यूटी बनती है? जो सीएसआर पॉलिसी सीएसआर कमेटी ने बना के दी है उसके ऊपर आपको क्या करना है, काम करना है। जितना पैसा रिकमेंड किया गया है सीएसआर के ऊपर खर्च करने के लिए उतना आपको खर्च करना है। ओके, बोर्ड shall after taking into account the recommendation made by CSR कमेटी, अप्रूव करेंगे अपनी सीएसआर पॉलिसी को। वो सीएसआर पॉलिसी रेकमेंड करेंगे सीएसआर कमेटी वाले, आपको क्या करनी है, वो पॉलिसी फाइनल करनी है, अप्रूव करनी है, कर दी। डिस्क्लोज कंटेंट ऑफ सच पॉलिसी इन इट्स रिपोर्ट, इन इट्स रिपोर्ट मतलब बोर्ड्स रिपोर्ट में, बोर्ड्स रिपोर्ट में सेक्शन 134 में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा हमारी कंपनी की सीएसआर पॉलिसी ये है। प्लेस ऑन वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पे डाल दो इफ एनी। एंश्योर दैट, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एंश्योर करना है जो सीएसआर पॉलिसी की एक्टिविटीज है वो परफॉर्म की जा रही है, उस पर काम हो रहा है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि कल को अगर ये काम नहीं हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। आगे आओ, सीएसआर एक्सपेंडिचर पे आ जाओ। द बोर्ड शैल एंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर। पॉइंट, सरप्लस अराइजिंग ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज, कोई भी सरप्लस है जो सीएसआर एक्टिविटीज से अराइज हो रहा है शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। सर हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल फ्री में, चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब क्या, बहुत ही नॉमिनल रेट पे, बट सर उसमें भी हमें प्रॉफिट हो गया। कैसे प्रॉफिट हो गया? सर कोई डोनेशन ही डाल गया, सपोज करो यार हमने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखा है, उसमें कोई बंदा डोनेशन दे गया, तो सर हमारा खर्चा हुआ 1 करोड़ का और हमें वहां पर डोनेशन वगैरह की उसको चैरिटेबल ट्रस्ट को इनकम होगी 2 करोड़ की, तो वो 1 करोड़ बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट मान लिया जाएगा क्या? ना, वो आपके बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा 1 करोड़ आ गया उसका क्या करें? ठीक है, shall be plugged back, what is the meaning of plug back? रीयूज, आपको वो यूज करना है उसी सेम प्रोजेक्ट में है, बिल्कुल उसी प्रोजेक्ट में। अगर स्कूल कोई हॉस्पिटल चला रहे हो और उसमें 1 करोड़ रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आ गया तो वो स्कूल एक्टिविटी में खर्च होना चाहिए। सर एक्चुअली क्या है, खपत ही नहीं है, हमारा जो हॉस्पिटल का फंड है वो ऑलरेडी क्या चल रहा है, एक्सेस चल रहा है, पैसे की जरूरत ही नहीं है। एक्स्ट्रा आ गया, अब क्या करें, उसको ट्रांसफर कर दो अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में जो अभी पढ़ के आए थे, जो आपको लगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा है। कितने टाइम में? विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपको लगता नहीं हो सकता खर्च इसमें, सर हमने जो बजट बना रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पैसा पड़ा है, फालतू पड़ा है, तो अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। क्लियर है? और ये सेट ऑफ वाला आ गया। कंपनी स्पेंट एक्सेस, कंपनी ने एक्सेस अमाउंट स्पेंड कर दी तो आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो कितने टाइम में? अप टू इमीडिएटली सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, सब्जेक्ट टू कंडीशन, कुछ कंडीशन है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है, बोर्ड शेल पास रिजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन पास करेंगे कि हम इसको इस साल क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं। ओके,
अच्छा, अब उसके बाद आता है कि CSR अमाउंट हमने किस लिए खर्च की है। मे बी स्पेंट बाय कंपनी फॉर क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। ये जो प्रोविजन आया था कोविड टाइम में आया था बेटा। कोविड की फर्स्ट वेव इतनी डेडली नहीं थी जितनी सेकंड वेव डेडली थी। इंडिया के अंदर सेकंड वेव में बहुत लोग मरे थे। और उस टाइम पे सबसे बड़ी कमी किस चीज की महसूस हुई? ऑक्सीजन सिलेंडर की, हॉस्पिटल की। हमें एहसास हुआ कि हमारे, आपको पता है फर्स्ट वेव जब आई थी, गवर्नमेंट ने तैयारी कर रखी थी कि जब फर्स्ट वेव इंडिया को हिट करेगी तो इंडिया में तो पॉपुलेशन ही बहुत है बॉस, तो हमारे पास तो इतना बड़ा मेडिकल इंफ्रा भी नहीं है, लोगों को कहाँ ट्रीटमेंट के लिए करेंगे। आपको पता है ट्रेन के डब्बों को क्या बनाया गया था? हॉस्पिटल बनाया था, आइसोलेटेड वार्ड, कि ट्रेन तो चल ही नहीं रही थी। तो ट्रेन के जो डब्बे थे ना उनको क्लीन करके सैनिटाइज करके ट्रेन के डब्बों को क्या बना रखा था? हॉस्पिटल बना रखा था कि जब हिट करेगी तो हमें ये यूज करने पड़ेंगे। ये हमारा मेडिकल इंफ्रा था। सेकेंड वेव में सबसे बड़ी कमी किस चीज की हुई थी? ऑक्सीजन सिलेंडर की। पता है ना आपको ऑक्सीजन सिलेंडर कितने रुपए में हजारों रुपए देने के लिए तैयार हो रखे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो गवर्नमेंट की ये पता लगे कि अपना मेडिकल इंफ्रा क्या है, बहुत ज्यादा वीक है। तो उस टाइम पे जो बड़ी बड़ी कंपनी थी ना उनको कहा गया कि आप एक काम करो, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट लगाओ। आप ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट बनाओ, आप हॉस्पिटल बनाओ। वो कहता भाई साहब उस टाइम पे देखो शेड्यूल 7 की लिस्ट में ही नहीं था कोविड के लिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर। तो बाद में स्पेसिफिकली आया, कहता भाई साहब अगर आप कोई एसेट खरीदते हो या एसेट क्रिएट करते हो, हॉस्पिटल बनाते हो या आप ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें खरीद रहे हो, तो ये कंपनी एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8 या रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट के थ्रू या रजिस्टर्ड सोसाइटी के थ्रू, तो भैया इसे क्या मान लिया जाएगा? इसे CSR प्रोजेक्ट के लिए खर्चा माना जाएगा। ठीक है ना? ओके। प्रोवाइडेड दैट कैपिटल एसेट क्रिएटेड बाय कंपनी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज corporate social responsibility policy amendment rule 2021 shall be within a period of 180 days from the commencement comply with the requirement of this rule and which may be extended by a further period not more than 90 days by the approval of board of director on reasonable justification। हालांकि इस लाइन का कोई खासा लेना देना है नहीं क्योंकि ये सारा प्रोविजन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये कब आया था रूल? 2021 में, कोविड के सेकंड वेव के टाइम पे। कहता आप 180 दिन के अंदर कोई भी एसेट खरीदते हो, कोई भी एसेट बनाते हो तो उसको CSR एक्टिविटी में मान लेंगे, कैपिटल एसेट। वो कहता है सर 180 डेज में नहीं हुआ तो 90 डेज और दिए। अब तुम बताओ ये रूल आज भी होगा क्या? ये खत्म हो लिया जी। पॉइंट समझ में आया? इसका कुछ नहीं करना। एक्सेप्शन टू CSR एक्टिविटी, अगर आपकी कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है 135 में, मतलब आपकी कंपनी किस में फॉल कर रही है? CSR एक्टिविटी में फॉल कर रही है, तो आपको इंक्लूड नहीं करना है इन चीजों को। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो परसू करनी है आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। मैं सर पढ़ाता हूं तो आपने कहा कि एजुकेशन के लिए अगर आप पैसा खर्च करते हो तो CSR में आएगा, तो मैं पढ़ाने वाले के काम पे ही तो हूं मैं, तो मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आ गया। तो मान लो मेरी कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 करोड़ है, तो मैं उसका 2% अपने पढ़ाने वाले बिजनेस में ही लगा दूं, तो कहते ये तो आपने अपने बिजनेस में ही लगा दिया। समझ में आया? ये काम तो आप कर ही रहे हो, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि ये कोविड में क्या आई? एक्सेप्शन आई। अब इनका कोई लेना देना नहीं है। अब एक बात हो, कोविड टाइम में सबसे बड़ी जरूरत किसकी महसूस हुई? कोविड वैक्सीन की। कोविड वैक्सीन बनाओ। नॉर्मली कोई वैक्सीन होती है उसको बनने में 3 साल 5 साल 7 साल लग जाते हैं, बट इतना टाइम ही नहीं था। कोई क्यों नहीं था? दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अगर 3 साल कोविड चल जाता दुनिया ही खत्म थी बॉस। तो यहां पर जितनी भी रिसर्च वाली कंपनीज थी ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज, उनको कहा कि वैक्सीन बनाओ। उन्होंने कहा सर वैक्सीन बनाने के लिए हमें अपनी रिसर्च प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कर दो। कहते उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कहता पैसा फिर कहां से आएगा? कहा सर हमारी जो रिसर्च कंपनी होती है, मेडिकल फार्मा कंपनी, पैसे बहुत होते हैं उनके पास में। कहा सर हमारे पास पैसा है बट अगर हम उसको अपनी एक्टिविटी पे खर्च करेंगे तो फिर CSR के ऊपर कहां खर्च करेंगे? कहते एक काम करो, जो CSR एक्टिविटीज का पैसा है वो आप अपने ऊपर खर्च कर लो। किस लिए? रिसर्च के लिए। और हम किस में क्वालिफाई कर देंगे? तो देखो कोई भी कंपनी अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर CSR एक्टिविटीज को यूज नहीं कर सकती, बट इसकी एक्सेप्शन क्या थी? कोविड टाइम में रिसर्च एंड फार्मा कंपनी। कहता भाई करो, किसी भी तरीके से बना दो बस तुम।
ठीक है, बट ये इमरजेंसी कब तक थी? 2023 तक थी, इसके बाद से नहीं है, जो बन गई। ठीक है, आगे आओ। उसके बाद में ये बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा कोविड से रिलेटेड, इसलिए हटा रहा हूं। एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय कंपनी आउटसाइड इंडिया, एक्टिविटीज इंडिया से बाहर नहीं करनी है, कहां करनी है? इंडिया के अंदर। अच्छा सर एक बात हो, ओलंपिक गेम कहां होते हैं? तो अगर मैं जो ओलंपिक खेलने खिलाड़ी गए हुए हैं उनकी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा कर रहा हूं, तो वो खर्चा कहां होएगा? वो देखो, ओलंपिक गेम जहां होते हैं ना, वहां पर खिलाड़ी 3-3 महीने पहले चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के एनवायरमेंट से सेट हो जाए, वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से क्या करे, प्रैक्टिस करे। तो 3 महीने वहां रहेगा, मान लो लंदन में ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं सपोज करो, तो 3 महीने तक उसकी ट्रेनिंग का खर्चा लंदन में होगा। कहता हाँ, तो आपकी इस लाइन के हिसाब से तो वो खर्चा अब CSR में काउंट नहीं होगा। बोलो, कहते एक्सेप्शन। वैसे आपको CSR एक्टिविटी का खर्चा क्या करना है? इंडिया में करना है, एक्सेप्ट ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट पर्सनल रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेट, यूनियन, टेरिटरी, नेशनल लेवल और इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल के गेम हो रहे हैं सर, तो इंटरनेशनल गेम तो सर ज्यादातर बाहर ही होते हैं, तो उनके लिए खर्च करना है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 182, इसका सेपरेट सेक्शन है कि एक कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम कितना डोनेशन दे सकती है, वो कभी भी CSR में नहीं आएगा। एक्टिविटीज बेनिफिटिंग इंप्लॉइज, आपके सिर्फ इंप्लॉइज को बेनिफिट मिल रहा है, वो CSR में नहीं आएगा। एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय कंपनी ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस फॉर मार्केटिंग बेनिफिट। ठीक है, अब न्यू ईयर पे प्रोग्राम हो रहा है कोई, हम कहते हैं हमें स्पॉन्सर बना लो, वो प्रोग्राम के पीछे हमारा बड़ा सा बैनर चला देना, हम 2 करोड़ रुपए दे देंगे, तो क्या वो CSR में आएगा? वो तो मार्केटिंग कैंपेन हो गया, उसका बेनिफिट तो आप कंपनी को मिलेगा। कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अगर है तो वो कभी भी CSR एक्टिविटी में नहीं आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आप ये कोविड वाला अवॉइड भी कर दोगे ना तो चल जाएगा। एक ये कर लेना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी कभी काउंट में नहीं आती। दूसरा, आउटसाइड इंडिया नहीं आएगी काउंट में, पॉलिटिकल डोनेशन नहीं आएंगे, इंप्लॉइज के बेनिफिट के लिए हुआ है तो काउंट में नहीं आएगा, और मार्केटिंग के लिए स्पॉन्सरशिप कर रहे हो तो वो काउंट में नहीं आएगा, और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पूरा कर रहे हो तो ये कभी भी CSR एक्टिविटी में नहीं आता। आज के लिए इतना काफी है, चलो आज इतना कर लो। इंपैक्ट असेसमेंट का कहाँ गया? ये रहा CSR रिपोर्टिंग इंपैक्ट असेसमेंट वाला, कल करेंगे इसको। ज्यादा लग गया लेक्चर आज।